स्वराज का महासंग्राम होने वाला है इंडिया महागठबंधन बनाम एनडीए का, जहां एक तरफ 28 दिग्गज पार्टियां हैं तो वहीं दूसरी ओर 38 छोटे छोटे दल और भाजपा प्रमुखता में है। ऐसे में हमारे साथ आज मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ है दानिश इकबाल जी, जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, और फिर उसी के साथ साथ आपको हम मिलवाते हैं। हमारे साथ है उर्मिला ठाकुर जी, जो कि प्रवक्ता है राजद की, और फिर उसी के साथ साथ हमारे साथ हैं निष्कांत मिश्रा जी, जो लोजपा से आए हैं, यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है उससे, और फिर उसके साथ हमारे साथ है सिद्धार्थ क्षत्रिय जी, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और फिर उसी के साथ और हमारे साथ चंदन सिंह जी हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से। तो सबसे पहला सवाल जो होगा वो मैं शुरुआत करूंगा भाजपा से कि दानिश जी, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर लगातार जो विपक्ष है वो आरोप लगाते रहता है कि आप लोग मुद्दा विहीन पार्टी हैं, आप लोग हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण करते हैं। क्या जवाब देंगे इस पे? देखिए, ये जग जाहिर है कि किन लोगों ने जो है सांप्रदायिकता को फैलाने का काम किया। मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर आज़ादी के बाद से अगर सांप्रदायिकता फैलाया गया है और सांप्रदायिकता फैली है तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की भूमिका रही है तो कांग्रेस पार्टी की रही है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है तुष्टीकरण। जब इस देश के अंदर तुष्टीकरण हुआ तो सांप्रदायिकता बढ़ी, और यही कारण है कि देश के अंदर जो है आज सांप्रदायिकता के नाम पर जो है दूसरी तरफ से जब प्रतिक्रिया दिखती है तो इस देश के अंदर सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने का काम किया तुष्टीकरण ने। और एक ही साफ कह सकता हूँ कि हमने इस 10 सालों के अंदर केंद्र की सरकार ने जो काम किया है वो काम गरीब के लिए, जो लोग पिछले पायदान पर खड़े हैं उन लोगों के लिए जन कल्याणकारी काम हमने किया है। बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे हमने गैस दिए हो, चाहे शौचालय दिए हो, चाहे आवास बनवाए हो, चाहे जन धन योजना के माध्यम रहा हो, चाहे जो है हमने अनाज दिए हो। तो उससे जब फायदा हुआ है तो देश के सभी समाज के लोगों को फायदा हुआ है। नहीं तो दानिश जी, फायदा तो हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, हिंदू मुस्लिम लगातार विवादों में बना रहता है, चुनाव आता नहीं है कि आप लोग चले आते हैं। तमाम आप देखेंगे मुद्दों को जो आप लोग रखते हैं, आप ही लोगों के एक नेता है गिरिराज सिंह, लगातार बिहार में भी हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। ये तुष्टीकरण कहां तक जायज है? देखिए, तुष्टीकरण का जो अर्थ है वो है कि टोपी लगा करके और रमजान में दावतें अफ्तार करके मुसलमानों को कैसे शिक्षा से दूर किया जाए, ये काम लालू प्रसाद यादव ने बिहार में करने का काम किया है। और इसी पैटर्न को पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दल जो है उन्होंने करने का काम किया है। तो किस प्रकार से आज अगर 70 वर्षों के अंदर मुसलमान पिछले पायदान पर है तो उसका नतीजा है कि वो तुष्टीकरण के कारण ही जो है मुसलमान पिछले पायदान पर है। तो तुष्टीकरण किसने किया, किस समाज का किया, वो जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। राजद से हमारे साथ उर्मिला जी। उर्मिला जी, सुना आपने किस तरीके से मुस्लिमों को टोपी पहना करके आप लोगों ने तमाम जो सुविधाएं थी उससे वंचित रखा। क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, हमेशा इन लोगों का राजनीति जो है गाय गंगा और दंगा पे आधारित होती है। साथ ही साथ ये जो है मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये जो है श्मशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, बाकी तो कुछ करते नहीं है। जहाँ तक इन्होंने कहा कि हमने जो है काम किया है, लाभ पहुँचाया है, लाभ ये इन्होंने ये पहुँचाने का काम किए कि जनधन योजना की इन्होंने नाम लिए कि चुनाव से पहले ये वादा किए थे कि 2014 में कि भाई हम जो है जब सत्ता में आएंगे तो हर भारतीय के खाते पर 15-15 लाख रुपया चला जाएगा। और लोगों ने जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने का काम किया, लेकिन सारे जनधन योजना इनका ढनढन योजना हो गया। इन्होंने कहे गैस देने का काम किया, गैस आपने उजाला योजना के तहत कहा कि मैं महिलाओं को जो है गैस देने का काम करता हूँ, फ्री में गैस सिलेंडर दूंगा। और आपने अगर देने का काम किया तो जो 400 रुपया का सिलेंडर था आपने उसको 1200-1300 पर पहुंचा दिया, ना घर का रही ना घाट का रही। दूसरी बात इनका कहना हुआ कि हम प्रत्येक जो है युवा भाइयों, नौकरी तुम नहीं ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगा, और 2 करोड़ युवाओं को हम प्रत्येक साल जो है नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन आपने नौकरी के बदले पढ़े लिखे युवाओं को, सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील करने का काम किया, और सारे युवाओं को जो पढ़े लिखे था उनको पकौड़ा तलने के लिए कहा। और सारी योजना आपने कहा किसानों को लागत मूल्य का दुगुना तिगुना करेंगे, लेकिन जब किसान आते हैं आपसे मांग करने के लिए सड़कों पर तो आप कांटी चुभवाने का काम करते हैं। और दानिश जी, आप जवाब दें। नहीं, एक मिनट मेरी बात को पूरा करने के लिए। जहां तक आपने लालू प्रसाद यादव का नाम लिए कि लालू प्रसाद यादव जो है सांप्रदायिक फैलाते हैं, तो लालू प्रसाद यादव जो है सांप्रदायिक अगर होते
तो वो हमेशा जो है सभी जाति बिरादर के लोगों को एक मंच पर लाने का काम नहीं करते। हमारी पार्टी आज A to Z की पार्टी है। और आप एक भी चीज़ ये भी देखे होंगे कि NRC में आपने जो NRC लाने का काम किया उसमें आपने सिख को नहीं लाया, मैंने छांट दिया, आपने हिंदू को छांट दिया, आपने जो है इस ईसाई को छांटने का काम किया और एक कौम को आपने टारगेट करने का काम किया, वो था मुस्लिम। तो इस तरह का आप जो वर्क करते हैं, आपको जो है सांप्रदायिक ताकत पर आधारित आप बात करते हैं और जो आपको सही बात मांग करता है उसके पीछे आप CDI भी लगा करके और आज 141 संसद को आपने आउट किया, ये सारी बात करने का काम करते हैं। देखिए कैब NRC का मुद्दा छोड़ के छेड़ करके फिर से हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। सबसे पहले दानिश जी आपसे सीधा सीधा दो टूक जवाब, आप लोगों ने जनधन योजनाएं जो लगाई, उसके साथ साथ जो गैस पहुंचाने का काम था, तो इन सब में जो भी योजनाएं आई, महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं चरम सीमा पे है। आप देख सकते हैं आप लोगों ने रोजगार के जो जुमलेबाजी की, साफ कहें तो, क्योंकि देखिए बिहार में जो सरकार है उसने तो फिर भी 1,22,000 रोजगार हाल ही में सरकारी नौकरी दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जनधन योजना के माध्यम से जो केंद्र सरकार की तरफ से जो लाभार्थियों को पैसे जाते थे वो डायरेक्ट उनके अकाउंट पे जाने का काम हुआ। पहले क्या होता था कि केंद्र सरकार पैसे भेजती थी और खुद कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया था कि केंद्र से अगर किसी योजना के तहत कोई पैसा जाता है तो बिचौलिए सब पैसा खा जाते थे। अगर 1 रुपया जा रहा है तो 10 पैसा जो है लाभार्थी को पहुंचता था। तो मोदी सरकार ने जब जनधन योजना के तहत से जो है अकाउंट खोलने का काम किया तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जो लाभार्थी वर्ग है उनको उनका जो हक था, जो पैसा था जो केंद्र सरकार भेजती थी, उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट तक पहुंचा। एक बात। दूसरी बात देखिए, जो है हम अगर RJD की बात करें और लालू प्रसाद यादव की बात करें, लालू प्रसाद यादव जो है लगातार कहते हैं कि जो है हम बिहार के अंदर माई समीकरण हमारा जो है वोट बैंक है, माई समीकरण जो हमारा आधार है, और उसकी उन्होंने राजनीति की। कैसे उन्होंने जो है जातियों को तोड़ने का काम किया, किस प्रकार से जो जाति आधारित राजनीति करने का काम किया, सांप्रदायिक राजनीति करने का काम किया, इसका बहुत सारे उदाहरण बिहार के अंदर है। देखिए, लालू यादव के लिए जो माई समीकरण है वो माई है मेरा। जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जब उनको अवसर मिला तब उन्होंने जो है अपने बेटा को डिप्टी CM बनाया, मंत्री बनाया, अपनी बेटी को जो है सांसद बनाया। क्या पूरे RJD के अंदर कोई यादव समाज की महिला नहीं थी जिसको, या यादव समाज का कोई व्यक्ति नहीं था जिसको वो मुख्यमंत्री बना सकते थे? क्या यादव समाज से कोई व्यक्ति नहीं था जो डिप्टी CM बन सकता था? और देखिए, जब वो कहते हैं कि हम बार बार क्यों कहते हैं कि तुष्टीकरण क्यों है, तुष्टीकरण इसलिए है कि आप देखते होंगे कि लालू प्रसाद यादव टोपी लगा लेते हैं, रमजान में दावत अफ्तार होता है। मैं एक 10 सेकंड में बात अपनी पूरी कर लूं। लेकिन आज जो है जो जनगणना जो आधारित जो रिपोर्ट आया है उसमें यादवों से ज्यादा मुसलमानों की संख्या उन्होंने दिखाया है। और आपको मालूम है RJD के 36 विधायक यादव हैं और मात्र 12 विधायक मुसलमान हैं। तो ये सवाल खड़ा करता है कि आपने मुसलमानों को ठगने का काम किया, आपने मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण करके उनको पीछे रखने का काम किया। आप फिर से हिंदू मुस्लिम पे पहुंच गए। हम मुद्दा पे बात, मैं तुष्टीकरण की बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल हिंदू मुस्लिम पे नहीं आया। मैंने अपीसमेंट की बात की। आप जब बात करते हो, आप जब कहते हो कि मैं जो हूं सब समाज को लेकर चल रहा हूं, सवाल खड़ा होता है कि आपने अपीसमेंट क्यों किया? दानिश जी आपकी बात में मान रहा हूं। पहले रोजगार के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने, आपने देखा होगा लगातार 2 फेज की शिक्षक बहालियां भी निकली हैं, दरोगा बहाली भी निकल रही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, आप लोग रोजगार में कहां हैं फिलहाल? देखिए, RJD की और नीतीश कुमार की सरकार ने जो रोजगार देने का काम किया, जो गांधी मैदान पे बड़ा इवेंट करने का काम किया था, वो क्या रोजगार था? आप लोग हल्ला करते हैं 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, मात्र 22 से 30 हजार लोगों को रोजगार दिया। उन्हीं लोगों को रोजगार दिया जो पहले से ऑलरेडी जॉब में थे, उन्हीं को आपने दोबारा रोजगार दे दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट में थे उन्हीं को आपने वहां पे जो है उनको जो है परमानेंट कर दिया। तो इसको रोजगार नहीं कहते, रोजगार जनरेट कहते हैं कि जब आप नए लोगों को रोजगार मिलो। आपको आज नौकरी मिली हुई है, आप यहां से जाकर के दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर लो, तो उसको रोजगार जनरेट करना नहीं कहते हैं। रोजगार जनरेट करना कहते हैं वहां बैठे हुए व्यक्ति को भी अगर रोजगार मिल रहा है तो वो रोजगार जनरेट होता है। आप पे मैं आऊंगा। उर्मिला जी कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका उदाहरण इन्होंने दिए कि आप अगर इसमें हैं और आपको अगर मेरिट है तो आप अपने मेधा से, क्या कोई अगर BPSC में वीडियो है तो अगर उसके पास मेधा है तो क्या ये UPSC का एग्जाम दे करके जो है कलेक्टर नहीं बन सकता है? आपने पूरा खुला मैदान था जिसमें जिसके पास मेधा थी वो सारे लोग मेधा से आए हैं, BPSC के माध्यम से आए हैं और 1,20,000 एक दिन में दिया जाता है जॉब और आपको कोई जवाब नहीं है। जहां तक 1 मिनट, जहां तक आप कहते हैं आपने नोटबंदी किया,
गरीब जनता पर कमर तोड़ महंगाई पर जीएसटी लादने का काम किया। मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते आप भारत माता की जय करते हैं, लेकिन आपने भारत माता को जो है बेसिंगार करने का काम किया। सिंदूर पर, लिपस्टिक पर, काजल पर, आपने सारे चीजों पर, बिंदी पर आपने जीएसटी लादने का काम किया। और देश का व्हाइट मनी जो है विदेश से 15-15 लाख काला धन लाना तो दूर की बात है, देश का व्हाइट मनी नोटबंदी के माध्यम से आपने विजय माल्या के माध्यम से, मेहर अली चौकसी के माध्यम से, ललित मोदी के माध्यम से विदेश भिजवाने का काम किया। और कहते हैं हम चौकीदार हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। चौकीदार के नाक के नीचे से इतना बड़ा घोटाला हुआ। जवाब मांगेंगे। रुक करते हैं सिद्धार्थ छत्रे जी की तरफ। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में एक बड़े प्रधानमंत्री ने सीधा संसद में कहा था कि 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। फिलहाल जनधन योजना के तहत सीधा बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, ये सब बोलने के राजा हैं, धरातल पर क्या है हर कोई जानता है। कोई भी गरीब से आप पूछिए कितना योजना के केंद्र सरकार के फायदे वो उठा रहे हैं, ये पता चल जाएगा। चूँकि गोदी मीडिया के समय है, ये लोग जो है केवल जो है लोगों के बीच प्रोपगंडा जिस तरह के माने ये फैलाते हैं प्रचार तंत्र के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। कोई भी योजना के केंद्र के लाभ नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक जो अनाज की बात है, तो अनाज पहले से भी दिया जाता था, उसको 6 महीना बढ़ाते हैं, साल भर बढ़ाते हैं, लग रहा है उपकार कर रहे हैं। गरीब के 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया में ये पहले से चल रहा था। उसको स्वाभिमान के साथ वो गरीब 1 रुपया 2 रुपया में खरीद के, मैंने ये नहीं था जो हम देते हैं, उसको स्वाभिमानी पहले के सरकार बनाए हुए थे। लेकिन ये लोग जो है लग रहा है, और उसकी संख्या कितना बढ़ते जा रहा है, 80 करोड़ जो ये लोग पहुंचाए है अन्न लेने वाले, मिडिल क्लास के भी लोग अब लाइन लग के ले रहे हैं। इसीलिए इस तरह के जो स्कीम है, इसके धरातल पे तभी फायदा होगा जब सरकार जो है अपनी मनसा को साफ करके काम के मनसा बना दे। वो डेली न्यूज चैनल। आपसे एक सवाल होगा, अगर सरकार मनसा काम करने की नहीं है सरकार की, तो फिर आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि ये लोग चुनाव कैसे जीत रहे हैं? आप देखते होंगे लगातार चुनाव जीत करके ये लोग आ रहे हैं, कैसे ये लोग जीत रहे हैं? अब तो देख ही रहे हैं, धर्म के जो खुला जिस तरह से पक्षधर माने काम के आधार पर ये लोग वोट मांग ही नहीं सकते हैं। ये जाति धर्म मंदिर मस्जिद यही सब है इनके मुद्दा। इससे जो है लोग भटक जा रहे हैं, अपने मूल समस्या से लोग जो है ये इन लोग के चालबाजी में फंस जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह के जो समस्या है, और आए दिन अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो अभी तो संसद में बेरोजगार नवयुवक लोग कूदा है। आप लोगों में भी तो है ना सिद्धार्थ जी, आप लोग अपनी आवाज को पहुंचा क्यों नहीं पा रहे हैं? जो मुद्दे हैं, आप लोग कहते हैं कि आप लोग मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, तो आपके मुद्दा को जनता समझ क्यों नहीं पा रही है? हमारे मुद्दे तो देख रहे हैं, जैसे सांसद प्रश्न करते हैं उनका माइक ऑफ हो जा रहा है, उसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। लोकतंत्र के लिए काला दिन है। 141 सांसद को जो है आज मैंने इतिहास नहीं है जो उसको निलंबित कर दिया गया। और ऐसे भी सांसद जो सदन में आए भी नहीं थे, वैसे भी सांसद को ये निलंबित किए हैं। तो मैंने दुखद है, बेल में तो सबसे ज़्यादा बेल में तो जाते थे भाजपा के लोग। तो आप देखिए, मनमोहन सिंह के 10 साल में मात्र 36 सांसद सस्पेंड हुए थे, आज 141, सिर्फ इसलिए कि वो बेरोजगारी के मुद्दा पे वो लड़के जो संसद में कूदे थे उनके सांसद पास दिया, सांसद को बचाने के लिए। और एक बिल चुनाव आयोग को जो ये लोग जो जज के बराबर जो पावर दे रहे हैं, उसमें उनपे शिकायत लोग नहीं कर सकता है, उसका कंप्लेन नहीं कर सकता। ये बिल ये पास कर रहे हैं, इसीलिए सस्पेंड करके यही बिल को पास करना। मेरा भी था दानिश जी आपसे कि जिस तरीके से आप लोग 141 सांसद को निलंबित कर दिए, निष्कासित कर दिए संसद से, अब धड़ाधड़ 16 मिनट में 20 मिनट में बिल पास हो रहा है, क्या मंशा है आखिरकार इसके पीछे? देखिए, 1989 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, उस वक्त भी जो है लगभग 82 से 90 सांसदों को जो निलंबित कर दिया गया था। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो एक रिपोर्ट बनी थी, उस पर जो है चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा के बीच में जो है उन्होंने लगभग जो है इतनी बड़ी संख्या में जो है सांसदों को निलंबित किया था। और देखिए, अभी जो सांसद के अंदर जो है
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो निलंबित किया गया है कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है, कानून और नियम का पालन करके किया गया है। जब नए संसद का जो है सत्र शुरू हुआ और जो है यहाँ पे एक कानून बनाया गया था कि आप वेल के अंदर नहीं जाएंगे, आप कोई तख्ती और पर्ची लेकर के पार्लियामेंट के अंदर नहीं आएंगे, आप जो है किसी प्रकार का हुटिंग नहीं करेंगे, आप जो है सभापति के वेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जब आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, देखिए देश जो है लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र में संविधान और कानून जो है अपना काम करता है। तो इस जो भी घटनाक्रम हुआ है, जिस प्रकार से यह घटना हुई है या सांसदों को निलंबित किया गया है, मुझे लगता है कि विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष के राजनीतिक दलों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से जो हमें संयम के साथ जो है अपनी बात रखनी चाहिए और सदन को जो है सुचारू रूप से कार्यवाही में सहयोग करना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार का किसको जो आरोप लगा रहे हैं लोग कि पक्ष ने जो है जानबूझकर या सरकार ने जानबूझकर बदले की भावना के साथ जो है इनको निलंबित करने का काम किया है, ये बेबुनियाद है, बिल्कुल एकदम कहीं से कोई इसमें सच्चाई नहीं है। कानून और नियम के तहत जो है इसको किया गया है। तो कानून और नियम के तहत तो ठीक है, लेकिन मान के चलिए कोई भी बिल आता है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो उसको आप देखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में चर्चा ही प्रधान है, बातचीत हो, ऊहापोह हो, ये प्रधान है। तो ऐसे में जब बिना बातचीत किए अगर बिल ऐसे पास हो रहा है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए जो टीएमसी के जो सांसद के जो कृत्य है, जिन्होंने सभापति का जो है मजाक बनाने का काम किया और उसके बाद इस देश के बड़े राजनीतिक दल के एक बुद्धि नेता ने जिस प्रकार से वीडियो बनाने का काम किया, मुझे लगता है कि ये साफ जाहिर है दर्शाने के लिए कि क्या उनकी मंशा रही होगी सदन के अंदर। जब वो सभापति का बाहर में खुद से, और वहाँ पे बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता है और खुद राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे हैं, इसको आप प्रमाण क्या चाहिए कि आपकी मंशा क्या थी सदन के अंदर? अगर राहुल गांधी ऐसे कृत्य नहीं करते तो आपको लगता है कि हाँ वो गंभीर है विषय को लेकर के, तब लगता है कि हाँ सदन सुचारू रूप से चले, ये राहुल गांधी चाहते हैं। लेकिन उनकी जो कृत्य है वो दर्शाता है कि इनकी मंशा थी कि सदन के अंदर जो है किस प्रकार से बाधाएं लाई जाएं, किस प्रकार से सदन को जो है रोका जाए, किस प्रकार से सदन के काम में जो है उनको बाधा पहुंचाया जाए। तो ये साफ जाहिर है कि इस प्रकार की अगर कोई कृत्य करता है, इस प्रकार की कोई अगर हरकतें करता है तो निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा। सभापति को विशेषाधिकार है निर्णय लेने के लिए और उसी प्रकार से उन्होंने निर्णय लिया है। चलिए, तो सिद्धार्थ क्षत्रिय जी, इस तरीके की हरकत आप लोग जो कर रहे हैं संसद में, ये आरोप लगा रहे हैं जिस तरीके से, तो वो कहाँ तक उचित है? देखिए, ऐसे तो किसी को निष्कासित किया नहीं जाता है, निलंबित करने के पीछे भी कुछ वजह होते हैं, कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि कोई खुद से तो नहीं कर सकता। तो क्या क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी के लोग चाहते हैं जो वो कहे बस उसी में हम हाँ विपक्ष के लोग बोले, वो प्रश्न न करे, कोई सवाल न करे, किसी तरह के जो है वो विपक्ष के काम है मुद्दा को उठाना। मुद्दा अगर आप के जो गृह मंत्री हैं इस तरह के इतना बड़ा चूक, जिस दिन 22 साल में भी हम लोग नहीं सीखे, संसद के बाहर वो घटना हुई थी और संसद के अंदर उस दिन घटना, कितना लापरवाही, इस पे क्या गृह मंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? जो विपक्ष के लोग जो मांग रहे हैं जवाब, क्या माननीय मंत्री जी को सदन में आके इस चीज़ से अवगत नहीं करा सकते हैं? सदन के बाहर ये लोग भाषण देते हैं, बोलते हैं, सदन के अंदर जो है जवाबदेही से भागते हैं। ये वेल के अंदर क्यों ना आएंगे? ये लोग जितना हंगामा करते थे, ये अपने दिन को याद करें। हमेशा मात्र 10 साल में हुए हैं और 141 और ऐसे भी सांसद हैं जो सीट पे खड़े हैं, उनको भी निलंबित किया गया है। कई सपा के भी राम गोपाल जी वृद्ध हैं, वो सीट के पास ही खड़े हैं और कहा गया वेल में आ गए। डिम्पल यादव हैं, वो भी अपने सीट के ही पास दिख रही है कैमरा में, कहा गया वेल में आ गए। तो ये केवल और केवल चुनाव आयोग, हम लोग कहते थे ईवीएम पे सवाल हम लोग नहीं उठाए, लेकिन जिस तरह के मंशा ईवीएम पे सवाल है मेरा, हम उस पर रुक करेंगे। हाँ। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण विषय जो मैं जनता को बताना चाहूँ है सीट बंटवारे को लेकर के, क्योंकि इसकी चर्चा ही सबसे बड़ी कहीं ना कहीं एक ऐसी है जहां पर दांव पेच फंसने के पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं, चाहे वो इंडिया महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों तरफ ही। तो इसके लिए हम रुख करेंगे सबसे पहले चंदन जी की तरफ। क्या लगता है आपको सीट बंटवारे को लेकर के, कितनी उम्मीदें हैं भाजपा से आप लोगों को? नहीं, देखिए, तो हम लोग तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के भी कैबिनेट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जिस समय सीट बंटवारा आपस में बैठकर तय होगा
तो उस समय तो हो जाएगी, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं कोई विवाद का कोई विषय ही नहीं है। सीटिंग पर वेटिंग होता है और भारतीय जनता पार्टी से हमको उम्मीद है कि हमको तो और बढ़कर मिलेगा। कितना उम्मीद है? हमारी जो समर्पण और निष्ठा है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ बिना स्वार्थ की रही है। तो हमको पूर्ण यकीन है कि वर्तमान में जो हमारी 6 लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी। अब वह आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय नड्डा जी तय करेंगे। तो भी आप लोगों के जैसे बात चल रही थी, सूत्रों के हवाले से खबर थी कि जितनी चिराग पासवान की पार्टी को उतनी ही हमारी पार्टी को, क्या कुछ कहेंगे उसको? देखिए, ये जो विषय है इसको बहुत ज्यादा तूल देने का विषय नहीं है। यह हम लोग की जब बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी के साथ उस समय तय हो जाएगा। ये देखिए, स्टूडियो में हम लोग कितना भी चिल्लाएं एक दूसरे पे कि वो हमारा सीट है, वो बोलेंगे वो उनका सीट है, तो इसमें कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, एक बहुत चर्चित सीट है हाजीपुर का, हमारे साथ निशांत जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। हाजीपुर के सीट पे आप दोनों में से कौन दावेदारी कर रहा है? दोनों जन ही आज मौजूद हैं, आज आमने सामने हो। देखिए, हाजीपुर सीट को लेकर हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने कई बार क्लियर रूप से आप लोगों के सामने कहा है और हम लोगों ने भी डिबेट में कई बार कहा है। हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हुई थी और उसी के बात पे हम लोग एनडीए में शामिल भी हुए थे और अभी कार्य भी कर रहे हैं। और जहाँ तक सीट का सवाल है तो मैं भी ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सीट शेयरिंग को लेकर जब एनडीए की बैठक होगी, एक बैठक तो हो चुकी है, दूसरी बैठक होगी, उसके बाद ये सारा फॉर्मूला तय किया जाएगा कि किसको कौन से सीट पे कितना सीट मिल रहा है। तो ये एनडीए गठबंधन में बैठक में तय होगा और ये शीर्ष नेतृत्व करेंगे। दावा का जहाँ तक सवाल है तो वो तो क्लियर है कि हमारे नेता रामविलास पासवान जी कई वर्षों से सीट पे लड़ते आ रहे हैं और इस बार हमारे नेता ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़े। चलिए, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही। मैंने अभी आपसे कहा कि देखिए 2014 से बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग काम करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम लोग को पुरस्कृत किया, हमारे नेता को अपने कैबिनेट में रखा। और हाजीपुर सीट की जहां तक बात है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही। देखिए, चिराग पासवान जी के बारे में मैं यहाँ पर कुछ बोलना नहीं चाहता था। क्यों नहीं? नहीं, बोलिए। आपको बोलना मैं तथ्य के साथ बात करता हूँ। देखिए, वर्तमान में इस देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए और चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि मोदी जी के वो हनुमान है। बिल्कुल। अब हनुमान चले गए मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ने विधानसभा के, और वही सीट को चिन्हित किया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ऑलरेडी विधायक थे। अब वहां पर वोट परसेंटेज आप समझ लीजिए कि इनका जो नोटा से भी कम वोट है 0.01%। तो इस तरीके के प्रत्याशियों को खड़ा करके अब चिराग पासवान क्या संकेत देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को? माननीय प्रधानमंत्री में आस्था व्यक्त करते हैं। हमने तो देखा उनको कि वो थाईलैंड की, ऑस्ट्रेलिया में कहीं स्टीम बात ले रहे थे और वहीं से वो वीडियो कॉलिंग पर जो माननीय प्रधानमंत्री के कसीदे गढ़ने लगे। तो ये जो एक तालमेल है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी समझ नहीं पाती है कि आप तो एक तरफ हनुमान भी कहते हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी थोड़ी है, 2-4 लोगों का एक गुट है, उसको आप लोग पार्टी बना रहे हैं तो वो अलग चीज है। हमारी और कह रहे हैं कि आपकी पार्टी नहीं है। अरे इसके सांसद कहाँ है? पूछिए ना, पहले इनसे जवाब तो लीजिए भाई साहब। सुन लीजिए, अरे इनके सांसद कहाँ है? इनके सांसद हैं कहाँ? और इनके साथ कौन है? गिनके 4 आदमी हैं, गिनके 4 आदमी है। और मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ वो 4 आदमी भी चुनाव से पहले हमारे पास आ जाए। वो 4 आदमी भी आ जाएंगे। इनसे जवाब पूछिए ना, सूरज मान जी कहाँ है? इनसे जवाब पूछिए ना, बीना देवी जी कहाँ है? इनसे पूछिए ना जवाब। देखिए, बस 2 लोगों का बारी से बोलिए ना, बारी से 2 लोगों का रिकॉर्ड बोलता हूँ कि निशांत जी बैठे हैं हमारे सभी साथियों के बीच में, लेकिन ये अपने पार्टी में ही बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। आपके चैनल पर आप कंफर्म कर लीजिएगा, इसको मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ।
दूसरी बात अरे देखिए, देखिए ये कौन बोलने के लिए अधिकृत है नहीं है, आप हमको मत समझाइए। मैं पार्टी का मीडिया इंचार्ज हूँ, मैं तय करता हूँ कि कौन कहाँ डिबेट में बैठेगा, तो ये आप हमको मत पढ़ाइए और ये आप हमको मत बताइए। और ये चैनल भी तय करती है कि डिबेट में कौन बैठेगा। हमारी पार्टी को तोड़ा गया, बहुत साजिशन तोड़ा गया, और 2020 के चुनाव में जिस समय भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन में थी, एक साजिशन चिराग पासवान जी इस गठबंधन से बाहर निकले। चंदन जी भी तो हमारे ही प्रोडक्ट है ना, हमारे ही यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकाला। अभी तो 10 दिन से उनका सुर बढ़ा हुआ है। चंदन जी, मेरा कर्मचारी आपके पास नहीं होगा। एक सवाल है मेरा आपसे। 136 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़े और जमानत जब्त हुई 135 सीट पर। एक उनका, अरे 136 सीट पे बिहार में लड़ने का किसी को अगर हैसियत है तो वो चिराग पासवान है। बिहार की राजनीति तो हमेशा से गठबंधन की राजनीति रही है और किसी नेता में इतना दम नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़े, लेकिन चिराग पासवान ने एक हिम्मत दिखाई है और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ लड़ा है। अच्छा सुनिए, आपके पास तो कैंडिडेट है ही नहीं, आपके पास तो 4 आदमी। देखिए आप कोई भी, देखिए डिबेट क्या है, एक चीज में एक सेकंड, देखिए डिबेट क्या है, डिबेट किस चीज पे, डिबेट आपने सवाल क्या पूछा। देखिए इनके पास क्या है ना, इनके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना तो कोई नीति है, ना ही कोई नियत है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम चिराग पासवान। आप जितने भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको आप किसी भी चैनल पर देखिएगा, अगर आप क्वेश्चन उनसे पूछिएगा इंडिया गठबंधन पे, तो वो बोलेंगे चिराग पासवान के बारे में। इसलिए क्योंकि अपना चेहरा चमकाने के लिए और वहां जो बैठे हुए हैं पारस जी, प्रिंस जी को खुश करने के लिए चिराग पासवान। आपने सवाल क्या पूछा और उनका जवाब क्या है? आप दोनों एक ही गठबंधन से, मेरा आप दोनों से एक ही सवाल होगा। ये तो एक गठबंधन से आप बोलिए कि एक, देखिए आज अगर चंदन जी यहाँ बोल रहे हैं तो वो चिराग पासवान का ही देन है। उनके छत्र छाया में रह के इतना सीखे हैं, आके बोल रहे हैं। 10 दिन से सुर बदल गया तो अलग बात है, लेकिन पढ़ा तो हमारे ही यूनिवर्सिटी में, चाहे इनके चाचा हो या प्रिंस जी हो या फिर उनके जो भी कार्यकर्ता। ब्रह्मचारी जी चुज्जा सिखा रहा है कि भाई जो है कि हम तो पहले न पैदा लिए। अच्छा चंदन जी, आपसे पशुपति कुमार जी का जो राजनीतिक सफर है वह, अरे पशुपति पारस जी को कौन खड़ा किया? पशुपति पारस जी को आदरणीय रामविलास पासवान जी खड़ा किए। चिराग पासवान जमुई से जमानत जब्त होने वाली है तब हाजीपुर की याद आ। ये देखिए, ये दोनों एक ही गठबंधन के हिस्सा है, एनडीए गठबंधन के। देखिए हम एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं, हम एक चीज क्लियर कर देते हैं, ना ही हमारी पार्टी ना ही हमारे नेता चिराग पासवान की तरह नहीं है। अच्छा, पशुपति पारस को सीरियस लेते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार फर्स्ट की बात करते हैं और 2024 में एनडीए गठबंधन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पहले वो माफी मांगे अपने कृत्य के लिए कि वो, आप इनको बोलिए कि पहले चिराग पासवान से बोल दे, थोड़ा अपना पब्लिसिटी कर ले, फिर डिबेट में बैठे। चंदन जी, स्टार प्रचारकों की मंजूरी चुनाव आयोग से उन्होंने ली। चंदन जी उनको माफी। चंदन जी एक मिनट, हम रुख करेंगे उर्मिला जी की तरफ। ये लोग भी इंडिया महागठबंधन के हिस्सा हैं, 40 लोकसभा सीटें हैं। किस तरीके से उर्मिला जी आप लोगों की पार्टी जो है गठबंधन को किस तरीके से सीट बंटवारा करने जा रही है? देखिए, आप तो पूर्व में देख चुके हैं कि विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ने का काम किए और जितने हमारे गठबंधन के पार्टियां थी सभी पार्टी के साथ अच्छा से जो है हमारे आदरणीय नेता जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बांटने का काम किए और सभी लोगों को ले करके चलने का काम किए हैं सामंजस्य के साथ। उसी तरह से जो आगे का जब चुनाव का सीट बंटवारे की बात होगी तो निश्चित रूप से जो है हम आदरणीय नेता जो हैं और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये सभी लोग मिल बैठ करके जो है सभी आपस में जो है सीट बंटवारा करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ठीक है, सब यही कह रहे हैं आपस में बैठ करके। अंदर खाने से क्या खबर है, ये बताइए मुझे। देखिए क्या कुछ देखिए जब तक नहीं देखिए, जब तक राजनीति की गांठ वक्त पर खुलती है और जब तक हमारी बैठक नहीं हो जाती है, सब चीज तय नहीं हो जाता है,
तब तक आपको कैसे बता दिया जाएगा कि गोपनीय जो आप पूछना चाहते हैं वो मैं नहीं बता सकती ना। नहीं, तो मतलब और वो हमारे नेता नहीं वो हमारे नेता तय करते हैं। मैं तो उस पार्टी की प्रवक्ता हूँ, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, मैं वो बात कर सकती हूँ। अच्छा, आप लोग आपसे मेरा सीधा सवाल होगा कि आप राजद से हैं, जदयू जो है फिलहाल 16 सीट पे उनके सांसद हैं, आप लोग उससे कम पे समझौता करने जा रही हैं क्या? देखिए, इस देश को बचाने के लिए बराबरी में चाहिए, नहीं सुनिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आज लोकतंत्र इस देश में खतरे पर है। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है, आज जो है आरक्षण खतरे में है, सारे चीज। आज जो बिहार में जनगणना हुआ, ये बिहार में जो गणना हुई, जातिगत गणना हुई, आप देखे होंगे कि इनका कहना हुआ कि मुसलमान को ज्यादा कर दिया। भाई, हम लोगों से गलती हो सकती है, आप देश लेवल पर जातिगत जनगणना करा लीजिए ना, हम लोग फेल हो जाएंगे। आप जब कराते नहीं हैं तो क्यों कहते हैं कि ये जो है बढ़ा के कर दिया गया? आपने क्या नहीं किया? आपने कोर्ट जाने का काम, लोगों को कोर्ट भेज करके इसको रुकवाने का काम किया। लेकिन हम लोग, जो हमारे आदरणीय नेता ने जो किए कि आईना दिखाने का काम किए हैं आप लोगों को, कि जिसकी जितनी जो है हिस्सेदारी हो, उस भागीदारी हो, उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये देश लेवल पर होना चाहिए। और जहां तक सीट बंटवारा का बात है, जहां तक सीट बंटवारा का बात है, जब हमारे आदरणीय नेता बैठेंगे और बिहार का जब सीट की बात होगी, बंटवारे की बात होगी, तो वो सब चीज आप लोगों के सामने आ जाएंगे। जिस तरह से देखिए उर्मिला जी बैठेंगे, वो तो खैर उस समय तो सबको ही पता लग जाएगा। कुछ हमारे साथ नहीं कुछ नहीं। देखिए, नहीं, मैं बताई ना, इस देश को बचाने के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, जो देश में नहीं निश्चित रूप से समझौता होगी। और जितना ये जो है इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सारे लोग सैक्रिफाइस करके इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक फ्रंट पे आएंगे। अच्छा, और सारे लोग समझौता करेंगे। आपसे कुछ सवाल होगा मेरा। पिछले 10 दिनों की अगर तमाम वो डेटा उठा करके देखें तो जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में नाराजगी चल रही है, अगर आप कहें तो मैं आपको गिनवा दूंगा किस तरीके से कौन कौन से कार्यक्रम में तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य में फिलहाल नहीं बैठ रहे हैं कहीं ना कहीं। क्यों ये आखिरकार इस तरीके से? अच्छा, एक चीज कहिए, सब लोगों को अपने अपने काम है। वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी विभाग है, और हमारे पार्टी नहीं सुन लिया जाए ना, सुनिए ना, नहीं कार्यक्रम में तो वो उपस्थित नहीं होंगे, वो कहीं और व्यस्त होंगे। आप लोग छोटी छोटी बात अगर उपस्थित नहीं है तो मनमुटाव हो गया, ये तो मनगढ़ंत बात, ये तो अफवाह वाली बात है, ये तो मोदी मीडिया की बात है। नहीं खबर है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार को केवल 2 लाइन बोलने दिया गया। ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी जो है, जो संविधान को चेंज करना चाहते हैं, उस संविधान के जगह पर, बाबा भीमराव संविधान के जगह पर आप मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। इसको रोकने के लिए ही सारे लोग एक फ्रंट पे आए हैं कि देश का लोकतंत्र बचा रहे, लोग का ये बचा रहे। आपके लिए तो इस चीज के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी को बोलने नहीं दिया गया। वहां सभी लोग को बोलने के लिए दिया और सभी लोग बैठे। आप लोग हमेशा जो है बीजेपी वाले लोग इसी तरह की बात करते हैं। अगर कुछ है ही नहीं तो उनको फिर परेशानी किस बात की है? आप निश्चिंत रहिए। और ये लोग चाहते हैं, सुनिए ना, विपक्ष विहीन देश में पार्लियामेंट चाहते हैं, विपक्ष विहीन राज्य चाहते हैं, और ये लोग अपना संविधान जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इस देश में ना संविधान खतरे में है, ना अंबेडकर जी के विचार खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है। अगर खतरे में कोई है तो भ्रष्टाचारी, अपराधी, वंशवादी और परिवारवादी, ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनीतिक लोग, उनकी जो राजनीतिक हैसियत है वो खतरे में है। आज लड़ाई किस बात की है? आज लड़ाई इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी जो लॉन्च कर रही है सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, वो लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। उनकी लड़ाई है, उनकी जो है, उनके बेटे की जो है राजनीतिक जीवन वो खतरे में है। लालू प्रसाद यादव अपने परिवार की राजनीतिक हैसियत को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी जो है भ्रष्टाचारी को, अपराधी को जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो आज खतरे में है। आज धीरज साहू के पास से 500 करोड़ का कैश निकलता है, कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्षी दल एक शब्द नहीं बोलता है। तो वैसे लोग खतरे में हैं, जहां से टीएमसी के भतीजे, उनके मंत्री, उनके यहाँ से कैश निकलता है, 50-50 करोड़ रुपए कैश निकलते हैं, वो खतरे में है। तमिलनाडु से कैश निकल रहा है। तो जितने भी विपक्षी दल हैं
सब कहीं ना कहीं जो है करप्शन में लिप्त, मैं बताता हूँ करप्शन में लिप्त आप लोगों है। का वो कैश अपनी कहाँ है जी? वो अपनी राजनीतिक लोगों का कैश हैसियत कहाँ है को कि बचाने निकल के नहीं लिए रहा? देखिए CBI, ED सबका आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम जो आरोप लगते हैं आप लोगों पे। इस देश की संपत्ति, इस देश की जो पैसे हैं ना, वो जो है उस पे जो हक है वो गरीब का हक है, वो जो लोग पिछले पायदान पर बैठे हुए हैं उनका हक है। एक प्रधानमंत्री ने कहा था इस देश के अंदर कि इस देश की जो रिसोर्सेस हैं उस पे सबसे पहला जो हक है वो मुसलमानों का है। लेकिन हम कहते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि उस पे सबसे पहला हक जो है गरीब का है, उस पे सबसे पहला अधिकार जो है जो पिछले पायदान पे लोग रह गए हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, उसका हक उस पैसों पर है। और मोदी जी वही हक दिलाने के लिए इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के अंदर। तो लड़ाई बहुत साफ है। एक तरफ जो है गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित को उनका अधिकार दिलाना है, उसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार है। और दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्षी दल है जिनको अपने परिवार और अपने राजनीतिक हैसियत को बचाना है। जनता साफ देख रही है कि 2024 में हम उसी के साथ जाएंगे जो देश को बचाने के लिए खड़ा है। चलिए, तो उर्मिला जी क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कहते हैं दलित की बात करते हैं, लेकिन इनसे पूछिए ना किस दलित की बात करते हैं। मंदिर बनाने वाला दलित हो सकता है, लेकिन मंदिर में जाने के बाद आपका पत्थर का बना हुआ भगवान छुआते हैं। आप देखते हैं कि बीजेपी वाले किस तरह से दलित के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। घोड़ी पर चढ़ता है दलित तो आप उसको मारते हैं। तो ये दलित का देश है, ये हिंदू का देश है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान में राजा एक मिनट शिवराज सिंह चौहान ने बुला करके उस व्यक्ति का पैर धोया था, पूरे मीडिया और भैया शिवराज सिंह चौहान के धो देने से नहीं होगा। जहां तक परिवारवाद का बात है, इनसे पूछिए ना पीयूष गोयल कौन है, इनसे पूछिए किनके बेटा है, इनको पूछिए अमित शाह का बेटा जय कुमार है क्या, जय शाह को जो इतना करोड़ हो गया और वो जो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बन गए, इनको बिहार में ही पूछिए ना विवेक कौन है। तो सारे लोग परिवारवाद से जुड़े हुए लोग, परिवारवाद की बात सिर्फ लालू प्रसाद यादव पर इसलिए लागू होता है कि लालू प्रसाद यादव जी को ये लोग भय दिखाते हैं। और एक चीज का मैं जब एक चीज सुनिए, मैं एक जवाब नहीं दे पाई थी। ये कह रहे थे कि गरीबों के बीच अनाज जाता है। ये वही बिहार है जहां आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना, लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड गरीबों के लिए चलाए थे। और ये जो अनाज है 2 रुपये 3 रुपये केजी, HD देवगौड़ा जी की सरकार थी और इसी बिहार के मिनिस्टर हुआ करते थे जो देवेंद्र प्रसाद यादव, जो झंझारपुर से सांसद हुआ करते थे। जब वो केंद्र में मंत्री थे तो उसी समय से ये लाल कार्ड चला था। और 2 रुपये 3, और उसी चीज को ये सेहरा लूटने के लिए तैयार है। ये बोलते हैं कि मैं दे रहा हूँ। इसलिए जो है दानिश जी को मैं कहना चाहती हूँ, दानिश जी गरीबों का जवाब, गरीबों की जहां तक आप बात करते हैं तो गरीब गुरबा को आपके राजपाट में बिहार ही नहीं पूरे देश को आप जिस राम का नाम लेते हैं वो सबरी का पैर धोके, सबरी का जूठा खाए थे आप जो है जिस, हाँ हम लोग आएंगे लेकिन आपके यहाँ ये नहीं है। आपके संविधान में, मनुस्मृति के संविधान में ये नहीं है। देखिए दीदी के आरक्षण और जो परिवारवाद दोनों का मैं जवाब देता हूँ। देखिए इस देश के अंदर अगर आरक्षण देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे वो लालू प्रसाद यादव को भी जब मुख्यमंत्री बनाया ना तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही मुख्यमंत्री बने। और श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी उनके काल में जो वित्त मंत्री थे और उस वक्त सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं देती तो आरक्षण नहीं आया होता। और जिन लोगों को मौका मिला उन लोगों ने परिवार को, पत्नी को, बेटे को जो है बनाने। लालू प्रसाद यादव ने कब आरक्षण दिया बताइए जरा आप मुझे, लालू प्रसाद यादव ने कब आरक्षण दिया? और अभी जो जाति गणना हुई है इसमें भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ थी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ये बात कह रही है कि केंद्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराई जाए, ये जो है प्रैक्टिकली जो है ये बात वास्तविकता के आधार पर ये नहीं हो सकती है। राज को अधिकार है, राज चाहे तो वो कराए। हमने मना कर रखा है क्या? क्यों नहीं कराया आपने? क्यों नहीं कराया राजस्थान में? 1931 के बाद, अंग्रेज के बाद जो है देश में जब बजट बनती है तो कौन लोग नाला साफ कर रहे हैं, कौन लोग सड़क किनारे जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, कौन लोग भीख मांग रहे हैं, कौन लोग मंदिर के बाहर बैठे हुए कटोरा लेके बैठे हुए हैं। इसकी गणना कैसे होगी? ये विकास का किरण उस तक कैसे जाएगी? जब तक आप गणना नहीं कराएंगे, जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी कि आर्थिक रूप से कौन पिछड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कौन पिछड़े हुए हैं, तब तक जो है विकास की गाड़ी कैसे उनके घर तक पहुंचेगी, विकास की किरण कैसे उनके घर तक जाके रोशनी फैलाएगी। तो इसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है और ये बिहार के लोगों का
का मांग रहेगा। और बिहार में एक चीज मैं एक चीज कहना, निशांत जी एक सेकंड मैं निशांत जी से सुनिए निशांत जी को मैं एक चीज 1 मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट। निशांत जी को मैं 1 मिनट में जवाब देती हूँ कि आपने कहा कि आप जो है जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ आपको जातिगत जनगणना की बात आप दूर रखिए। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि आप खुद करा लीजिए ना देश लेवल पर। नहीं हो सकता, नहीं यही है। नहीं तो आप बजट नहीं, आप हिस्सेदारी देना नहीं चाहते हैं। आप कांग्रेस नहीं तो 1911 में हुआ था, लेकिन आप नहीं 11 में हुआ था, 11 में पूरे देश लेवल पर जातिगत जनगणना हुआ, लेकिन मोदी जी उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किए, उसको आउट क्यों नहीं किया? आप 1911 वाला ही कर दीजिए ना आउट, तो पता चल जाएगा ना। छत्री जी की ओर रुख करेंगे। तेलंगाना में राहुल गांधी ने कही थी जातिगत जनगणना की, आप लोगों को जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हम लोग तेलंगाना में 6 गारंटी के बात किए, 6 के 6 गारंटी सरकार बनते ही लागू कर दिए। भाजपा के तरह हम लोग 450 रुपये गैस देंगे, राजस्थान में बोले सिलेंडर देंगे। कल ही पार्लियामेंट में एक मंत्री जवाब दिए जो ऐसा कोई मंशा भाजपा के नहीं है जो 450 रुपये सिलेंडर राजस्थान। और आप जैसे ये भ्रष्टाचार पे बोलते हैं, अजित पवार पे 70,000 करोड़ के आरोप लगाए, इनके साथ चले गए तो उनका सब माफ हो। हरियाणा का चौटाला जी और बंगाल में भी आप देखिए वीडियो वैसे ही ईडी सीबीआई के पास था, और वो ये लोग जिसको विपक्ष के नेता भी बनाए हैं वो भी बंगाल में जो है उनके भी भ्रष्टाचार के साक्ष्य था, लेकिन भाजपा में चल गए तो वॉशिंग मशीन से धुला गए। चलिए, तो वॉशिंग मशीन से धुल गए, क्या बोलेंगे दानिश जी? देखिए, 2 चीजें, एक तो परिवारवाद का जो विषय आया मैं साफ कर देना चाहता हूँ। परिवारवाद वो होता है जिसमें लालू प्रसाद यादव के बाद अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बनेगा तो वो तेजस्वी यादव बनेगा, मुलायम सिंह यादव के बाद कोई बनेगा तो वो अखिलेश यादव बनेगा, मायावती का अगर कोई उत्तराधिकारी होगा तो वो उनका भतीजा होगा, उद्धव ठाकरे के बाद कोई अगर अध्यक्ष बनेगा तो वो जो उनका बेटा आदित्य ठाकरे होगा। ये परिवारवाद होता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप बता नहीं सकते हैं कि जेपी नड्डा जी के बाद अगला जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और 98 से लेकर के 2022 तक जो है कभी मम्मी कभी बेटा, कभी मम्मी कभी बेटा, ये होता है परिवारवाद, समझे ना? तो इसलिए परिवारवाद का ज्ञान भारतीय जनता पार्टी को मत दीजिए। और दूसरी बात, दानिश जी परिवारवाद छोड़िए, सबसे पहले बताइए अजीत पवार के ऊपर जो इल्जाम लगे, आप भी जानते हैं, अचानक से जब भाजपा की तरफ गए तो सब बंद हो गया, क्यों? देखिए, इल्जाम और सजा याफ्ता दोनों अलग अलग चीजें। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, उनको सजा हुई है। और जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनके ऊपर आरोप है। इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर कानून और कोर्ट अपना काम करता है। अगर आपको लगता है कि जो है उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनको झूठ बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस देश के अंदर कोर्ट है, कोर्ट जो है उसको सजा को जो है बरकरार रखता है या कोर्ट जो है उसको सजा देने का काम करता है। तो इसलिए हमें लोकतंत्र पर यकीन रखना चाहिए आरोप लगाने से पहले। हमारे यहाँ कोई ऐसा सजायाफ्ता आदमी नहीं है जो पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ हो या हमारे अंदर पार्टी के अंदर कोई सांसद या मंत्री बना हुआ हो। आप एक भी नाम बता दीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सजायाफ्ता आदमी हो। लेकिन हाँ, आरोप है, राजनीतिक आरोप है, कानून और कोर्ट उसका फैसला, जिस दिन सजा हो जाएगी उस दिन वो व्यक्ति पार्टी के अंदर नहीं होगा। तारी पार कौन है? अगर सजा याफ्ता नहीं है तो तारी पार कौन है? तारी पार को गृह मंत्री बनाई है, फिर भी बोल रहे सजा याफ्ता नहीं है। नहीं सजा याफ्ता नहीं की बात कर रहे हैं। नहीं सुनिए, अगर भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है ना, जब आपके साथ से बड़ी किया। अरे भैया, आप सुनिए ना, आपको इस देश के संविधान पे यकीन नहीं है। 135 केस जो है आपके यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, 135 केस थे और सब खत्म हो गया। तो आपके साथ आप तो वॉशिंग मशीन है, आपके साथ जो जाएगा सब धूल के इस पार से उस पार निकल के राजा हरिश्चंद्र। मैं एक चीज कहना चाहती, एक मिनट मैं कहना चाहती हूँ कि राबड़ी मैडम के बारे में आपने बोला कि अपनी पत्नी को बना दिए। मैं कहना चाहती हूँ आपको निशांत जी कि विरोधी दल के नेता चाहे देश में हो, ये बहुमत दल के नेता, अगर केंद्र में कोई बहुमत दल के नेता है वो प्रधानमंत्री होंगे, और राज्य में अगर बहुमत दल के नेता हो मुख्यमंत्री होंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जब जेल चले गए तो सारे एमएलए ने मिल करके बहुमत दल के नेता किसी को बना देंगे तो मुख्यमंत्री बनेगी, तो सारे एमएलए ने लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं बनाने का काम किया। ये परिवारवाद का बात नहीं कर सकते। सब जानते हैं। चंदन जी के रुक करें, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, देखिए
तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भी लैंड फॉर जॉब मामले का केस है। जब वो 7 साल के थे, जब वो 7 साल के थे तब वो बताएं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किस मामले में थे जेल में? अरे स्वतंत्रता सेनानी तो थे नहीं, उन पर कुछ आरोप लगे थे, इस मामले में थे। सुनिए, भ्रष्टाचार, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का दोष ये था कि उन्होंने जुबान में ताकत देने का काम किए। आप देखिए ना, सीबीआई के जो जोगेंद्र जी थे, जोगेंद्र जी ने लिख के दिया कि लालू प्रसाद यादव जी को कोई दोष नहीं था, उनका दोष यही है कि उन्होंने गरीबों को जुबान में ताकत दिया, मानसिक आजादी देने का काम किया, गरीबों को कुर्सी पर बैठ करके बात करने का जो हक दिया, इसके लिए आप जो है, इसके लिए आप लोगों ने उस व्यक्ति को सजा देने का काम किया। वही व्यक्ति बीजेपी के साथ मिल जाते तो आप तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री भी हो जाते और आप लोग उसे क्लीन चिट भी दे देते। जिस तरीके से मिमिक्री किया गया और राहुल गांधी जो मैं जानती हूँ मेरी आवाज को आप काट रहे हैं, बना रहे थे, तो इनकी मानसिकता स्पष्ट यहाँ से दबा के आप काट रहे हैं, मैं यही देख रही हूँ। नहीं हार रहे हैं तो बहुमत में जो जनता है कम से कम सीरियस राजनीति करनी चाहिए। और देखिए, सदन शुरुआत होने से पहले सभी दल के नेता से लोकसभा के अध्यक्ष का स्पष्ट बात हो गया था कि भाई अगर वेल में आप आइएगा, पोस्टर लेके आइएगा तो निलंबित होइएगा। अब जहां हमारे मित्र हैं सिद्धार्थ जी, तो ये बता रहे थे कि जो सीट पर भी बैठे लोग हैं उनको भी निलंबित कर दिया गया है। तो उनका आचरण अगर आप देख लीजिएगा लोकसभा के कैमरा में, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से डिस्टर्ब करने वाला कृत्य जो है कि किया गया है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, संख्या पर बहस हो सकती है, लेकिन इससे पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को यूपीए सरकार में निलंबित किया जा चुका है। तो सीरियस बहस ये करना नहीं चाहते हैं। और जो मुट्ठी भर कुछ नौजवान थे जो भारत की अस्मिता को तार-तार करने का प्रयास किए, उनको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर रहे हैं। परमिशन किसने दिया ये भी बताइए ना, परमिशन की बात बताइए ना। डिमांड हो और वो पूरा ना हो रहा हो तो आप सदन मुद्दा से भटकाने के लिए ही तो आप लोग इस तरह का करते हैं। चलिए, तो सुन रहे थे आप हमारे तमाम जो कहीं ना कहीं अतिथि थे, उनको तमाम जो उनकी पार्टी की आवाज थी वो आप तक पहुंचा रहे थे। धीरज साहू जी बोला, ये लोग बार बार बोल रहे हैं, वो उनसे पूछ लीजिए क्या कहना धीरज साहू पे आपका? धीरज साहू जी वो व्यापारी हैं शुरू से, उनका उनका परिवार है और वो कह चुके हैं, वो बंगाल से लेके वो बिजनेस झारखंड तक उनका है और वो बिजनेस पाई के हिसाब दे रहे हैं। कहे हैं जो भाई इससे कांग्रेस पार्टी के कोई ताल्लुक